हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अभी आज का जो वीडियो यहाँ से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ 2022 बैच के लिए। 2022 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए 12th का मैं पोर्शन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आयोनिक इक्विलिब्रिया, तो इससे क्या हो जाए, मैं वो चैप्टर में कवर कर रहा हूँ क्योंकि कुछ चैप्टर 2021 के मेरे कवर नहीं हो पाए थे किसी कारण, तो उन बच्चों के लिए बेनिफिट मिले। तो इसलिए मैं ऐसे चैप्टर पहले ले रहा हूँ जो उनके छूट गए, तो आपके 22 के भी कवर हो जाएंगे और ये 21 का भी हो जाएगा। 2 in 1 काम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का बहुत खूबसूरत सा लेक्चर। चैप्टर का नाम है आयोनिक इक्विलिब्रिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो देखो, आयोनिक इक्विलिब्रिया का मतलब क्या होता है। आयोनिक इक्विलिब्रिया, जैसे हमने कोई रिएक्शन लिया, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया CH3COOH एसिडिक एसिड लिया, इसको मैंने आयनाइज कर दिया, तो क्या बनेगा यहाँ पर CH3COO माइनस प्लस, यहाँ पे आ जाएगा आपका H प्लस। दिख रहा है आपको। तो क्या हो रहा है, देखो अभी ये आपका अनडिसोसिएटेड है। ये कैसा आपका अनडिसोसिएटेड, मतलब अनआयोनाइज्ड बोलेंगे इसको, अनआयोनाइज्ड, ठीक है। अनआयोनाइज्ड ये हो गया, और ये आपका आयोनाइज्ड हो गया। यहाँ पे कैसा आयोनाइज्ड हो गया, ये आयोनाइज्ड, ठीक है ना, आयंस हो गए। ओके, तो ये अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल है आपका। ये कैसा अनआयोनाइज्ड ये मॉलिक्यूल है आपका। तो देखो अभी द इक्विलिब्रियम दिख रहा है बिटवीन आयंस एंड अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल इन ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड आयोनिक इक्विलिब्रियम। आयोनिक इक्विलिब्रिया या आयोनिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रिया को हम इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं। याद रखना, एक ही मीनिंग है दोनों का, इक्विलिब्रियम। ये देख लीजिए, बराबर है। तो क्या बोला है, द इक्विलिब्रियम बिटवीन आयंस एंड अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड आयोनिक इक्विलिब्रियम या फिर आयोनिक इक्विलिब्रिया। कोई कंफ्यूजन? मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। और थोड़ा सा आज का जो मतलब लेक्चर है ये थोड़ा इजी रहेगा क्योंकि इसमें बहुत इजी है। एसिड, बेस, सॉल्ट, ये सब रहते हैं, बहुत इजी जाता है। अब देखिए, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स सब जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करने तो क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है ना। प्रोसेस को लेगा, और जो सब्सटेंस है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। 10th में भी पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, याद आ रहा है आपको इलेक्ट्रोलाइट। तो ये दो टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरा नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब द सब्सटेंस विच गिव आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। जैसे आपको हमने कोई ये लिया, HCl लिया, HCl को मैंने डिसोशिएट किया वाटर, देखो वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो बनेगा H प्लस और Cl माइनस आयन। देखो मतलब ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद आपको आयंस देगा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। देखिए डेफिनेशन, द सब्सटेंस विच गिव आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इलेक्ट्रोलाइट। ये डेफिनेशन देखो, द सब्सटेंस विच गिव आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। इजी। अब लेते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट, उसका उल्टा मतलब आयनाइज नहीं होगा, ऑपोजिट, ठीक है। अब जैसे हमने कोई लिया प्लास्टिक लिया, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कुछ ले लिया, कोई भी सब्सटेंस, प्लास्टिक ले लिया, प्लास्टिक के आयनाइज होगा क्या, आयन में। चलो हम यहाँ ऐसा लेते हैं, ग्लूकोज लेते हैं, C12H22O11, ओके, ऐसा आपका ये देख लीजिए ये। तो अब ये क्या इसको वाटर में डिसॉल्व करके आयनाइज होगा क्या, नहीं होगा, नो आयनाइजेशन, आयनाइज नो होगा ही नहीं आयनाइज। तो मतलब द सब्सटेंस, अब ध्यान, इसकी डेफिनेशन उल्टी कर देना आपको, द सब्सटेंस विच डू नॉट गिव आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलने का उसको। मतलब सब्सटेंस को मैंने वाटर में डिसॉल्व किया, उसके आयंस ही नहीं बने, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। देख लीजिए, ग्लूकोज अच्छा एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट। अब इलेक्ट्रोलाइट को क्या कर रहे हैं हम लोग, क्लासीफाई कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसको क्या करेंगे हम लोग, क्लासीफाई करेंगे। देखो, द इलेक्ट्रोलाइट्स आर क्लासिफाइड इनटू स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में कर रहे हैं क्लासिफाई। तो देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या बोल रहे हैं आप समझते हैं, आपको बहुत लोग ये टर्म मालूम है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या होता है, कंप्लीटली आयनाइज होता है, ऑलमोस्ट कंप्लीट आयनाइज। मतलब हमने क्या किया, एक सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व किया तो पूरा आयनाइज हो जाता है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे एग्जांपल बताता हूँ, इसमें देखो स्ट्रॉन्ग एसिड लिखे, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। देखिए जैसे हमने एग्जांपल यहाँ पे लिखे, एग्जांपल बताता हूँ आपको, बनाकर दिखाता हूँ। HCl लिया मैंने, HCl को मैंने वाटर में डिसॉल्व किया तो ये कंप्लीटली आयनाइज होगा, H प्लस और Cl माइनस। बेस लिया जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लेना है यहाँ पर, तो Na प्लस और OH माइनस। दिख रहा है आपको, ये देखो कंप्लीटली आयनाइज हो गया, ऐसा है, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है यहाँ पर, द इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइजिंग कंप्लीटली और ऑलमोस्ट कंप्लीटली आर
कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन? हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइट जो लिया है उसको क्या कर दिया हमने, कंप्लीटली हो जाता है आयनाइज, ऑलमोस्ट कंप्लीट आयनाइज, या फिर ऑलमोस्ट कंप्लीटली बोल सकते हैं। आयनाइजिंग कंप्लीटली है, ऑलमोस्ट सबसे अच्छा वर्ड है ऑलमोस्ट, क्योंकि उसके अंदर थोड़े बहुत तो आयंस रह जाते हैं, 99.999% बोलेंगे, थोड़ा बहुत रहेगा अनआयनाइज, तो नेग्लेक्ट कर देना इसको, ठीक है ना। कोई भी चीज दुनिया में 100% नहीं है। ये बात क्लियर हुई आपकी? ठीक है, क्लियर। चलिए, ये पॉइंट आपको याद रखना अच्छी तरह से, ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। इसके जो एग्जाम्पल है, स्ट्रॉन्ग, सारे स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे, स्ट्रॉन्ग बेसिस लेंगे, सॉल्ट्स लेंगे, ये सारे इसके एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में। सॉल्ट का भी एग्जाम्पल आप बता सकते हैं, जैसे मैंने लिया NaCl, देखो ये भी कंप्लीटली आयनाइज होगा, देखो Na+ और Cl-, ये देखो मैं एग्जाम्पल डालते जा रहा हूँ सारे। ये एसिड का एग्जाम्पल हो गया है, ये मैंने एसिड का बना दिया एग्जाम्पल। यहाँ पर ये जो बना है ये आपका ये बेस का एग्जाम्पल है, ये बेस है। यहाँ पर ये सॉल्ट का एग्जाम्पल है, दिख रहा है आपको ऐसा बन जाएगा, देख लीजिए। मजा आ रहा है? आएगा वाला मजा ऐसे। अब देखिए, अब हम देखते हैं पे वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब वो तो स्मॉलर एक्सटेंट में डिसोसिएट होगा, उसको वीक बोलते हैं। मतलब हमने ऐड किया वाटर में, उसको हिला रहे हैं, धीरे धीरे डिसॉल्व होगा, उसको बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो डेफिनेशन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। द इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोसिएट टू अ स्मॉलर एक्सटेंट इन एक्वियस सॉल्यूशन आर, उसको हम क्या बोलेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। जैसे अब इसमें वीक एसिड्स और वीक बेसिस आने वाले सारे, जैसे मैंने एग्जांपल बता के दिखाता हूं आपको। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, देखो मैं भी फॉर्मूले फॉर्म लेता हूँ। एसिटिक एसिड लिया मैंने, ये लिख लिया, ये डबल हेडेड एरो से बताते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट को डबल हेडेड एरो और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को सिंगल एरो से ऐसा बनाते हैं। ये एरो, ये सिंगल एरो दिख रहा है आपको, ये स्ट्रॉन्ग के लिए बताने को मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। और वीक के लिए डबल हेडेड एरो होंगे। तो अब इसमें देख लीजिए, CH3COO- प्लस H+, देख लीजिए। तो अभी देखो यहाँ पर आपका रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, तो क्या हो रहा है आपका, एसिटिक एसिड, एसिटेट आयन और हाइड्रोजन आयन, और रिवर्स भी हो रहा है रिएक्शन, देखा रिवर्स भी हो रहा है। तो आपको फिर से मिल रहा है अनडिसोसिएटेड। इसके अंदर मतलब अगर आपने एक कंटेनर लिया, उसके अंदर एसिटिक एसिड डाला, या टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें एसिटिक एसिड डाला, तो एसिटेट आयन भी मिलेगा आपको, हाइड्रोजन आयन मिलेगा और अनडिसोसिएटेड एसिड एसिड मिलेगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा नहीं होता, वो ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयनाइज्ड होता है। मतलब उसके अंदर सिर्फ आपको आयंस मिलेंगे। जैसे HCl को डिसॉल्व किया तो हाइड्रोजन आयंस और क्लोराइड आयन ही मिलेंगे आपको। अनडिसोसिएट पार्ट बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा, मैं बोल रहा हूँ होगा, बुक्स में नहीं लिखा है लेकिन होगा, नेग्लिजिबल होगा, जो आपको नहीं के बराबर होगा, ठीक है ना। अब बताइए, क्लियर हो गया? अब जैसे ये स्ट्रॉन्ग, ये वीक एसिड लिया मैंने, यहाँ पर ये क्या लिया मैंने, वीक एसिड, ये हो गया वीक एसिड का एग्जाम। अब वीक बेस का भी ले सकता हूँ मैंने यहाँ पे लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया, देखो फॉरवर्ड फिर बैकवर्ड, तो यहाँ बनेगा आपका NH4+ और OH-, ये हो जाएगा आपका वीक बेस। क्लियर? समझ आ रहा है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको अल्फा से डिनोट करते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखो अभी इसके डेफिनेशन समझ लीजिए इसको। अल्फा, अल्फा इक्वल में नीचे लिखा है, देखो अल्फा इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन क्या लिखा है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मतलब मान लीजिए आपने 100 मोल लिए, उसमें से 90% जो है वो डिसोसिएट हो गए, 90 मोल के, बाकी 10 वैसे बच गए। इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मतलब ये फ्रैक्शन रहता है, तो इट इज अ फ्रैक्शन। देखो मैं यहाँ पे इसका मीनिंग बताता हूँ। इट इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट दैट डिसोशिएट्स इनटू इट्स आयंस व्हेन इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय अल्फा एंड गिवन बाय अल्फा इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मतलब 100 मोल लिए, उसमें से 90 आयनाइज है, बाकी अनआयनाइज। ओके, अब चाहो तो इसको परसेंटेज डिसोसिएशन निकाल सकते हैं। फॉर्मूला परसेंटेज डिसोसिएशन इक्वल्स होता है अल्फा इंटू 100। खत्म। ये फॉर्मूले अभी आएगा, मैं आपको बाद में अलग से फॉर्मूले की आपको लिस्ट दूंगा और फिर न्यूमेरिकल करेंगे उसके, ठीक है। अब ये जो लेक्चर है, ये जो वीडियो है, ये 2021-22 दोनों के लिए है, ठीक है। अब 21 के लिए रिड्यूस करना पड़ेगा, 22 को रिड्यूस नहीं करना है, इतना ही डिफरेंस है बस। ओके, क्लियर है? चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसिड्स एंड बेसिस। देख लीजिए, इसमें मैं सबसे पहले लेने जा रहा हूं अर्हीनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। क्या ले रहे हैं? अर्हीनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस। अर्हीनियस, तो इनकी जो थ्योरी है सिर्फ वाटर में एप्लीकेबल है। मतलब सब्सटेंस को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो डिसॉल्व करेंगे, अगर वो सिर्फ हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करेगा तो एसिड होगा, और हाइड्रोक्साइड प्रोवाइड करेगा तो बेस होगा।
देखो आपको मैं एक एक टर्म क्लियर करता हूँ, मैंने डायरेक्ट बताया अभी। देखिए पहले मैं एसिड की बात करता हूँ। एसिड, एसिड किसको बोलेंगे? देखो एसिड तो क्या है, एसिड इज ए सब्सटेंस, ध्यान देना जरा, एसिड इज सब्सटेंस विच कंटेन हाइड्रोजन, मतलब उसमें हाइड्रोजन आयन होना चाहिए, एंड गिव्स हाइड्रोजन आयन्स इन अ एक्वियस सॉल्यूशन। जैसे देखो मैंने HCl लिया है, HCl को मैंने वाटर में डिजोल्व किया, दिख रहा है HCl को मैंने क्या किया, यहाँ पर देख लीजिए, HCl को मैंने क्या किया, वाटर में डिजोल्व कर दिया, तो क्या बनेगा H+ और Cl-, मैंने एक्वियस ले लिखा क्योंकि ये वाटर में एप्लीकेबल है। फिर देखिए मैंने एसिटिक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए है। स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होता है आपको, इसमें सिंगल हेडेड एरो बताएंगे स्ट्रॉन्ग में, वीक में डबल हेडेड, दिख रहा है। तो मैंने एसिडिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया, तो एसिटेट आयन और हाइड्रोजन आयन, ये वीक एसिड का एग्जांपल है। वीक एसिड को कैसे पहचानना है, ऑन पेज डबल हेडेड एरो देख लीजिए, और सिंगल हेडेड एरो है तो स्ट्रॉन्ग। लैब में जाएंगे तो आसान हो जाएगा, अगर जो इंस्टेंटली डिसॉल्व हो जाएगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस आगे पढ़ाऊंगा मैं, और जो बिल्कुल धीरे धीरे डिसॉल्व होगा वो वीक होगा, वीक एसिड या वीक बेस जो भी होगा लेंगे आप। ये वीक बेस, सॉरी वीक एसिड है, ये एसिड पढ़ा रहा हूँ, ये हो गया। देखिए कंफ्यूजन तो नहीं है ना। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं, यहाँ पर बेस की बात करते हैं। बेस, अब बेस में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होना चाहिए जो डिसॉल्व करने के बाद वाटर में हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड करना चाहिए। मतलब यहाँ पर एसिड की अगर मैं बात करूंगा सिंपल वर्ड्स में, तो उसमें हाइड्रोजन आयन के कारण एसिडिक प्रॉपर्टी है, मतलब बेस में किसके कारण होगा, हाइड्रोक्साइड आयन के कारण होगा। देखो डेफिनेशन क्या बोला यहाँ पर, बेस इज अ सब्सटेंस दैट कंटेन्स हाइड्रोक्साइड आयन, मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एंड प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड आयंस, ठीक है। देखो OH- आयन इन एक्वियस सॉल्यूशन। देखो जैसे मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड बेस का एग्जांपल लिया, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड को मैंने वाटर में डिसॉल्व किया तो बनेगा सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, बना कि नहीं, दिख रहा है आपको। तो ये स्ट्रॉन्ग, देखो यहाँ पर ये जो रहेगा ये आपका रहेगा स्ट्रॉन्ग बेस। सिंगल हेडेड एरो का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। अब देखो मैंने अमोनियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया तो अमोनियम एंड हाइड्रोक्साइड, देखो हाइड्रोक्साइड तो बेस की प्रॉपर्टी हाइड्रोक्साइड का होता है। ये देखो स्ट्रॉन्ग, सॉरी ये वीक है, ये हो जाएगा आपका वीक बेस। ओके क्लियर हो गया, ये वीक बेस देख लीजिए। मतलब बेस की जो प्रॉपर्टी क्यों है, ड्यू टू हाइड्रोक्साइड। मतलब यहां पे मैं ऐसा कर सकता हूं, बेसिक प्रॉपर्टी ड्यू टू, या फिर ऐसा करता हूं हाइड्रोक्साइड आयन। देखो इसका ऐसा कर देता हूं मैं आपके लिए, बहुत बढ़िया करके दे रहा हूं मैं। हाइड्रोक्साइड आयन, आयन जो होते हैं इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक प्रॉपर्टी, ऐसा लिखता हूं, बेसिक प्रॉपर्टी। ओके ऐसा। वैसे मैं इसको भी कर सकता हूं एसिड में भी, यहाँ भी नोट कर लिख देता हूं। तो हाइड्रोजन आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, देख लीजिए, एसिडिक प्रॉपर्टी, एसिडिक प्रॉपर्टी। ओके क्लियर हो गया, देखो ऐसा है। तो सब टर्म्स बहुत इजी है। अब नेक्स्ट थ्योरी देखते हैं, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी। क्या देखते हैं, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी देखते हैं। ओके देखिए जरा, अब जरा ध्यान से देखना है, एसिड किसको होगा अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। पहले हमने आरएनएस से देखा, वो तो वाटर में एप्लीकेबल है, जो सब्सटेंस हाइड्रोजन आयन देगा वो एसिड, जो सब्सटेंस हाइड्रोक्साइड आयन देगा वो बेस। लेकिन ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी क्या बोलती है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन आयन ट्रांसफर पे रहता है, अगर मतलब डोनेट करेगा, जो डोनेट बोलेंगे सबसे छोटे, तो एसिड उसको बोलेंगे, जो सब्सटेंस प्रोटॉन को डोनेट करेगा उसको बोलेंगे एसिड, और जो सब्सटेंस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा उसको बोलेंगे बेस। तो देखिए यहाँ पर एसिड का मतलब क्या है, यहाँ पर एसिड इज ए सब्सटेंस दैट डोनेट्स प्रोटॉन टू अनदर सब्सटेंस को बोलेंगे एसिड, और बेस किसको बोलेंगे, बेस इज सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम अदर सब्सटेंस को बोलेंगे क्या, बेस। मतलब मैं शॉर्ट में ये बोल सकता हूँ, एसिड मतलब प्रोटॉन डोनर, शॉर्ट में याद रखना है, प्रोटॉन डोनर को मैं क्या बोलूंगा, एसिड, और बेस को क्या बोलूंगा, प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन एक्सेप्टर को मैं क्या बोलूंगा, बेस। देखो कितना इजी है। अब एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं हम लोग। जैसे HCl को मैंने अमोनिया से रिएक्शन किया, तो देखो अमोनिया देखो यहाँ पे होता है लोन पेयर होता है,
तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। देखो तो ये हो गया आपका एसिड। क्यों बोलेंगे इसको? क्योंकि ये प्रोटॉन डोनर है। इसको बेस क्यों बोलेंगे? ये प्रोटॉन एक्सेप्टर। ये फॉरवर्ड रिएक्शन। अब रिवर्स रिएक्शन, ये फॉरवर्ड एक्शन होगा। अब रिवर्स में क्या होगा? रिवर्स डायरेक्शन में तो ये होगा प्रोटॉन डोनर और ये प्रोटॉन एक्सेप्टर। प्रोटॉन डोनर एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस। उसलिए इसको देखो एसिड 1 लिखा है, इसको एसिड 2 लिखा है, इसको बेस 2 लिखा है, इसको बेस 1 लिखा है। क्लियर हुआ? अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी, व्हाट इज एसिड? एसिड इज अ सब्सटेंस दैट डोनेट प्रोटॉन टू अदर सब्सटेंस। मतलब शॉर्ट में प्रोटॉन डोनर मतलब एसिड। और बेस किसको बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी, बेस इज सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन फ्रॉम अदर सब्सटेंस, मतलब प्रोटॉन एक्सेप्टर शॉर्ट में। क्लियर हो गया? चलिए इसी से हमारा एक टर्म और नया जनरेट होने वाला है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कॉन्जुगेट कंबाइन करना है, ये पेयर बनेगा ऐसे। देखो तो इसमें क्या होता है? सिर्फ एक प्रोटॉन का डिफरेंस रहेगा। मैं शॉर्ट में आपको पहले बता दे रहा हूं, इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन का डिफरेंस रहने वाला है। देखो अ पेयर ऑफ एन एसिड and a base differ by proton is called conjugate acid base pair। देखो मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं। इसके अंदर देखिए HCl लिया मैंने और वाटर लिया। देखो तो ये क्या है? ये प्रोटॉन डोनर है और ये प्रोटॉन एक्सेप्टर, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है, वाटर का लोन पेयर दिख रहा है आपको। तो प्रोटॉन डोनर एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस, इसको एसिड 1, इसके बेस 2 लिख दिया। अब देखो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन हो गया। अब मैं रिवर्स डायरेक्शन में आ रहा हूं। तो ये प्रोटॉन डोनर और ये प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन डोनर एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस। करेक्ट है? तो अब देखो यहाँ पे इस एसिड का दिख रहा है, इस एसिड का ये हो जाएगा बेस, कॉन्जुगेट बेस। इसको लिखा है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बोलेंगे। मतलब इस एसिड का ये हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस। क्या हो जाएगा? ये कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे इसको ऐसा। और इस बेस का ये हो जाएगा कॉन्जुगेट। क्या हो जाएगा? ये कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा, ये एसिड हो जाएगा। देखिए ऐसा पेयर बनेगा। मतलब आप बोलेंगे पेयर बनाइए बोलेंगे तो आप बना सकते हैं पेयर को। फर्स्ट पेयर क्या लिखेंगे? HCl क्या है यहाँ पर? HCl का किसके साथ रहेगा? इसका बेस क्या है? Cl, क्लोराइड के साथ है ऐसा। तो ये हो गया एसिड हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? एसिड हो गया। और ये हो जाएगा आपका कॉन्जुगेट बेस। ऐसा एक पेयर ये बन गया। दूसरा पेयर देखिए यहाँ पे मैंने लिया वाटर और यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन। देखो ये पेयर बनेगा ना आपका। तो वाटर यहाँ पे क्या है? बेस। और इस बेस का ये क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड बोलेंगे इसको, कॉन्जुगेट एसिड। थोड़ा ऊपर कर दो, दिखेगा नहीं आपको। कॉन्जुगेट एसिड बोलेंगे। मतलब हर एसिड का कॉन्जुगेट बेस होगा, हर बेस का कॉन्जुगेट एसिड होगा। ठीक है ना? अगर आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है तो कॉन्जुगेट बेस वीक एंड वाइस वर्सा। मतलब समझ आ गया? अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो कॉन्जुगेट बेस वीक, और कॉन्जुगेट बेस अगर स्ट्रॉन्ग है तो एसिड वीक होगा। एक दूसरे का ऑपोजिट होता है, ये बनेगा। ऐसा आपको आना चाहिए। ठीक है, ये थ्योरी होगी आपकी। अब कोई भी एग्जांपल आपको आने चाहिए। कोई भी एग्जांपल आप देखिए, जैसे ये एग्जांपल दिया, बहुत सारे एग्जांपल हम यहाँ पर बना सकते हैं। और आपको बात समझे कि नहीं? तो आपको समझना है वो चीज़ क्या होती है क्या नहीं करके। ये एग्जांपल तो अच्छे से देख लीजिए एग्जांपल, और बहुत सारे एग्जांपल वो दे सकते हैं आप लोगों को। ओके बेटा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ऐसे भी कर सकता था। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। मैंने क्या किया? वाटर लिया, वाटर को वाटर में डाल दिया मैंने। ऐसे भी कर सकता हूँ। इसको बोलते हैं ऑटो आयोनाइजेशन बोला जाता है इसको। ठीक है ना? तो यहाँ बनेगा आपका, एक बनेगा हाइड्रोनियम आयन बनेगा, और एक यहाँ पे क्या बनेगा आपका? हाइड्रोक्साइड आयन। ऐसे बनेगा ना? तो मान लीजिए ये प्रोटॉन डोनर और ये प्रोटॉन एक्सेप्टर, ऐसा ले लेते हैं। तो हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोक्साइड बचा कि नहीं? H इधर आ गया तो OH बचा। तो ये हो जाएगा आपका प्रोटॉन डोनर एसिड। ठीक है ना? और ये हो जाएगा बेस। बराबर है? अब इस ये फॉरवर्ड एक्शन, बैकवर्ड एक्शन, ये प्रोटॉन डोनर, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो ये हो जाएगा आपका कॉन्जुगेट। देखो मैं अच्छी तरह से और बताता हूँ। कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस। ऐसा आपको आएगा। वहां पर पेयर बना सकते हैं आप। इस एसिड का ये हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस, और इस बेस का ये हो जाएगा कॉन्जुगेट एसिड। ऐसा बनेगा आपका पेयर। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं लेविस थ्योरी। क्या देखेंगे? लेविस थ्योरी। अब ये थ्योरी क्या बोलती है? लेविस थ्योरी हमने पहले आरएनएस देख लिया। आरएनएस के हिसाब से एसिड क्या होगा? प्रोटॉन डोनर, और जो सबसे हाइड्रोक्साइड देगा वो बेस। प्रोटॉन, देखो प्रोटॉन जो प्रोवाइड करेगा एसिड, जो हाइड्रोक्साइड रहेगा बेस, आरएनएस। और ब्रोंस्टेड-लॉरी के हिसाब से क्या होगा? प्रोटॉन डोनर एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस। अब लेविस थ्योरी क्या बोलेगी आप वो देखते हैं हम लोग यहाँ पे। लेविस, ओके। तो अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी एसिड किसको बोलना है? इसके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एक्सेप्टर होता है इसके अंदर। देखो अब यहाँ पे ध्यान देना,
एनी स्पीसीज दैट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड लेविस एसिड. इलेक्ट्रॉन पेयर, ऐसी कोई भी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगी उसको हम बोलेंगे क्या, लेविस एसिड. और जो डोनेट करेगी वो बेस, है ना, उल्टा हो गया. द स्पीसीज दैट डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड लेविस बेस. समझ आ रहा है ना. देखो यहाँ पे एक एग्जांपल समझते हैं हम, जरा देख लीजिए जरा. ये H+ है, ध्यान से देखना जरा, H+. तो यहाँ पे देखो ये देखो इलेक्ट्रॉन पेयर, ये डोनेट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है. तो डोनर जो होगा वो बेस एक्सेप्ट करेगा एसिड. तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है. क्या बनता है यहाँ पे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, जिसको हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको हम लोग, डेटिव बॉन्ड भी बोल सकते हैं. अब देखिए दूसरा एग्जाम, ये पहला एग्जाम समझ आएगा. जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा उसको बोलेंगे एसिड, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा उसको बेस. मतलब ये लेविस बेस, ये लेविस एसिड. अब यहाँ पे देखिए एसिड बेस कैसे पहचानेंगे. देखो अमोनिया देख रहा है, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड देखो बोरॉन एक्सेप्ट कर रहा है. तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एसिड, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बेस. ये देखो यहाँ पे बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड. दिख रहा है कि नहीं, देखिए. मतलब अब मैं यहाँ पे ऐसे शॉर्ट में बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को क्या बोलूंगा मैं, लेविस एसिड. और इलेक्ट्रॉन पेयर, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को मैं क्या बोलूंगा, बेस बोलूंगा. इलेक्ट्रॉन पेयर कुछ गड़बड़ हो गया है. इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को, सॉरी यहाँ पे उल्टा हो गया वो, एक मिनट. इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, यहाँ पे डोनर है वो, मैं देखा ही नहीं मैंने. चलो देखो इधर, अभी एसिड किसको बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर. ठीक है ना. इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को एसिड बोलेंगे, और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को बोलेंगे बेस. वो उल्टा हो गया वो. अब ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एसिड, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को बेस बोलेंगे. क्लियर हो गया. यस, आपको याद रखना है. देख लीजिए आ जाएंगे आपको ये. ठीक है. चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बताने जाता हूँ एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर. एम्फोटेरिक का मतलब होता है, एम्फो मीन्स होता है बोथ. अगर आपने ग्रीक वर्ड पढ़ा होगा, ग्रीक ग्रीक में देखो एम्फो का मतलब होता है बोथ. ठीक है ना, याद आया आपको. एम्फीबियन एनिमल्स पढ़ेंगे आप लोगों ने. एम्फो मीन्स होता है बोथ. एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर. तो वाटर एसिड भी एसिड के जैसा बिहेव करता है और बेस के जैसा करता है. उसके लिए कंडीशन देख लीजिए. वाटर की एबिलिटी होगी, यहाँ पे जरा समझ लीजिए. वाटर हैज द एबिलिटी टू एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस, एंड सच बिहेवियर इज नोन एज एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर. देख लीजिए. अब यहाँ पे देखिए, मैं एग्जाम बताता हूँ. पहला, ये वाटर एसिड क्यों है, क्योंकि अब ये क्या कर रहा है, देखो यहाँ पर ये एसिड क्यों, क्योंकि ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है. देखो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, प्रोटॉन डोनेट करेगा, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट, प्रोटॉन डोनर. देखो अगर हमने वाटर को उससे भी स्ट्रॉन्गर बेस के साथ, जैसे अमोनिया यहाँ बेस है, यहाँ ये बेस है, उससे स्ट्रॉन्गर बेस से रिएक्शन किया, तो कैसे यहाँ पे यूज हो रहा है आपका वाटर एज अ एसिड. अगर मैं वाटर को किससे रिएक्शन करूंगा, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, मतलब एसिड के साथ, सॉरी, इसको बेस है तो ये एसिड लेना पड़ेगा. तो देखो ये क्या करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा. देख लीजिए बनेगा कि नहीं, देखो है. तो एम्फोटेरिक मतलब बोथ, मतलब वाटर एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस. ठीक है. अब एसिड कब एक्ट करेगा, वाटर एक्ट एज एसिड व्हेन इट रिएक्ट्स विद स्ट्रॉन्गर बेस, उससे भी स्ट्रॉन्गर बेस से रिएक्ट करेगा, तब वो कैसे एक्ट करेगा, एज एसिड. और वाटर बेस कब एक्ट करेगा, जब वो रिएक्ट करेगा उससे स्ट्रॉन्गर एसिड के साथ. समझ आ रहा है अभी आप लोगों को. ठीक है ना. चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर आयोनाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. सब टर्म को आयोनाइजेशन मतलब होता है ऐसे स्प्लिट हो जाना चाहिए, आयोनाइज हो जाना चाहिए. ठीक है. तो अब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस. अब ये एग्जांपल आपको अच्छी तरह से याद कर लेने हैं. तो देखो अब स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलना है, द एसिड, यहां पे ध्यान देंगे जरा, द एसिड विच इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयनाइज इन वाटर इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड. वाटर में डिजोल्व किया, पूरा एकदम इंस्टेंटली डिजोल्व हो गया और पूरा आयनाइज हो जाना चाहिए, जैसे कि HCl. ये एग्जांपल याद कर लेना आपको. हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग है, सल्फ्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग है, नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग है, HI स्ट्रॉन्ग है. ये मैंने कुछ मेन एग्जांपल, ये आपको याद कर लेना है. ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल है. ठीक है ना. बेस में देखेंगे, अब बेस में तो वो रहेगा ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में ऑलमोस्ट आयनाइज हो जा रहा है, कंप्लीट आयनाइज हो रहा है. देखो
द बेस विच इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयनाइज इन वाटर इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जाम्पल देख लीजिए, KOH NOH, दो एग्जाम्पल करेंगे, मतलब इसमें सारे अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड रहेंगे। मतलब कौन से अल्कली आपको याद होगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड आ सकता है इसके अंदर, सोडियम हाइड्रोक्साइड आएगा, वो तो लिखा ही ऊपर, फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे अल्कली हाइड्रोक्साइड। लेकिन हम यूज सिर्फ दो का ही ज्यादा करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मतलब अल्कली वर्ड यूज करते हैं यहाँ पर, अल्कलीज, अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड मतलब अल्कलीज। द बेसिस विच आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज, या अल्कली वर्ड आता है, ये बहुत काम का वर्ड है। अल्कली आपको बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूज करने मिलेगा। ओके चलिए, ये हो गया। आप देखते हैं वीक एसिड और वीक बेस, उल्टा कर दो, वो स्लाइटली आयनाइज होगा, कम होगा डिजॉल्व, मैंने पानी में डाला कम डिजॉल्व होगा। मतलब क्या बोलेंगे यहाँ पर देख लीजिए, द एसिड विच इज वेरी स्लाइटली आयनाइज इन वाटर इज कॉल्ड वीक एसिड। जैसे अभी देखो, ये एग्जाम याद करना है, एसिडिक एसिड, हाइड्रोजन साइनाइड्स, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बोनिक एसिड, ये याद करनी पड़ेंगे आपको। H2CO3 मतलब कार्बोनिक एसिड, ये हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, ये क्या है आपका एसिडिक एसिड। क्लियर हो गया आपका, देख लीजिए अब, है ना, आसान है। वीक बेस उसका उल्टा कर दो, वीक बेस उसका ऑपोजिट ले जाइए। ठीक है, क्लियर हुआ ना, ये याद कर लेना, एसिडिक एसिड वीक एसिड है, हाइड्रोजन साइड, हाइड्रोसाइनिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फाइड एसिड, कार्बोनिक एसिड, नाम आ जाएंगे ना आप लोगों को। इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, क्या बोलते हैं इसको, कार्बोनिक, नया नाम दिख रहा है तो लिख देता, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं इसको। ये आपका हाइड्रोजन सल्फाइड, लिख सकते हैं ना, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ऐसा आ जाएगा। इसका हाइड्रोसाइनिक एसिड क्या बोलेंगे, हाइड्रोसाइनिक एसिड, लिख दे रहा हूँ थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में, आपको आ जाएगा। ये तो एसिडिक है, ये तो जानते हैं आप लोग, इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एसिडिक एसिड ये आपको आता है, इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है। अब वीक बेस उल्टा कर देते हैं अभी। वीक बेस देखो, द बेस विच इज वेरी स्लाइटली आयनाइज इन वाटर इज कॉल्ड वीक बेस। अगर वो स्लोली डिजॉल्व होता है तो वीक बेस बोलना है, एकदम इंस्टेंटली होता है तो स्ट्रांग होता है। जैसे अभी इसके एग्जाम याद कर लेना, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड मतलब क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, जितने मैंने एग्जांपल डाले उतने याद कर लीजिए। ये सब काम है, आगे हाइड्रोजन सॉल्ट में काम आने वाले, आगे जाके इसका लिंक है। तो ये सारे एग्जांपल रट के बैठिए आप लोग, क्या करना पड़ेगा आपको, याद करके बैठना पड़ेगा। ठीक है ना, याद कर लेना। अब मैं ले रहा हूं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस, ऐसा लेना। तो बस इसके बाद हम अपना लेक्चर आज का स्टॉप कर देंगे। फिर देखिए डिसोसिएशन कांस्टेंट, मैंने अभी क्या किया, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, मैंने एक एसिड ले लिया HA, ठीक है ना, इसको ऐसे एक्सपेक्ट, इसको वाटर में किया तो HA को डिसोसिएट किया तो H प्लस और A माइनस। अब मैं इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आपने पढ़ा होगा 11th में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब K इक्वल्स टू क्या होगा, देखो जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को आपको क्या करना है, न्यूमरेटर में रखना है, और रिएक्टेंट को डिनोमिनेटर में। देखो यहाँ पे एक्टिव मास मतलब मोलर कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं उसको, एक्टिव मास ऑफ H प्लस इंटू एक्टिव मास A माइनस अपॉन HA, एक्टिव मास HA, देखो ये होगा K। अब K की वैल्यू जितनी ज्यादा होगा, देखो इसको डिफाइन कैसे किया, देखो इट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन टू द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड एट इक्विलिब्रियम। क्या बोला है, K क्या हो गया, K को हमने डिफाइन किया यहाँ पर, इट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। K मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं, बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन टू द डिसोसिएशन रिएक्शन ऑफ एसिड एट इक्विलिब्रियम। देखो ना ये रिएक्शन आपके इक्विलिब्रियम पे है ना, देखो ये वाली रिएक्शन दिख रहा है आपको, इक्विलिब्रियम पर HA इक्विलिब्रियम पर। क्लियर हुआ ना, इट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन टू द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एट इक्विलिब्रियम। देख लीजिए बन जाएगा एक। इसे अभी एसिड हुआ तो बेस सिमिलरिटी इसके अंदर, देखो हमने बेस के लिए क्या लिया, BOH लिया, देखो बेस के लिए क्या है, BOH लिया हमने, क्या लिया यहाँ पर BOH, एक मिनट है, ये लिया हमने यहाँ पे BOH ले लिया, ठीक है। इसको वाटर में ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, देखो BOH माइनस होगा तो B प्लस OH माइनस बराबर इक्विलिब्रियम के ये। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लगा दीजिए इसमें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो क्या हो जाएगा, KB बेस के लिए B, एसिड के लिए KA, K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड, KB होगा इक्विलिब्रियम, मतलब यहाँ पर KB का मीनिंग मैं लिख देता हूँ, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेस। देख लीजिए
ठीक है ना। मीन्स डेफिनेशन वही है, इट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑब्टेन बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन टू द डिसोसिएशन रिएक्शन ऑफ बेस एट इक्विलिब्रियम। वैसे मैं यहाँ भी लिख के देता आपको, के बी का मीनिंग यहाँ भी लिख के देता हूँ, के ए का मीनिंग लिख देता हूँ, के बी के लिखा जिसे, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड बन जाएगा के। आसान है ना, एसिड लिया या बेस लिया, उसको वाटर डिजोल्व कर दिया, तो उसका इक्विलिब्रियम को आपको लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करके बता देना है, हो गया। देखो दोनों एसिड हो गया, बेस भी हो गया, ठीक है ना। अब ओस्वाल्ड डाइल्यूशन हम लोग कल करेंगे, अभी आज नहीं करेंगे, क्योंकि उसको एक साथ लेना है, डेरिवेशन करने, पूरे फॉर्म बताने, न्यूमेरिकल एक साथ ही खत्म करेंगे उसको, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर जितना हो सकता है मैंने अच्छी तरह समझाने की पूरी कोशिश की। अगर कोई भी इसके बाद भी आपको कोई डाउट होता तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपने आपके डाउट्स डाल सकते हैं, मैं उसके आंसर दूंगा जरूर, ठीक है ना। इतना पढ़ लीजिए, ये आपको नोट्स के साथ आपको मिल गया है। तो अभी देखो 2022 और 2020 दोनों के लिए यूजफुल है। मैं डालूंगा थंबनेल पे 2022 डालने वाला हूँ, क्योंकि और ये 2021 को भी काम आने वाला है। ओके, चलिए बेटा, अब आपको अच्छी तरह से इसको तैयार कर लीजिए, ठीक है। कोई भी अगर आपको क्या इंप्रूवमेंट लगता है मुझे बताइए, कमेंट्स कर बताइए क्या सर आपको चाहिए, मैं और बताता उसके अंदर, ठीक है ना। क्या करना, इंप्रूवमेंट जरूर बताइए। देखो, नेगेटिव पॉइंट्स बोलने से अच्छा है कि सर के इंप्रूवमेंट क्या करना है वो बताना बच्चों ने अच्छा रहता है कभी भी, है ना। तो अभी जो भी स्टूडेंट मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं उसको सब्सक्राइब करेंगे, उसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और अपने अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को जरूर बताएंगे। ओके बेटा, चलिए बेटा, आप लोग अभी घर पे रहिए, स्टे सेफ एट होम, बाहर मत निकलिए, क्योंकि आपको मालूम है बाहर जाना कितना खतरनाक है आजकल। तो आप आराम से बैठिए घर पे, स्टडी कीजिए और अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, मन लगा के रखिए, बस आपके मेंटली डिस्टर्ब नहीं होना है। ओके बेटा, चलिए बाय।